नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज जो हम देखेंगे मॉडल पेपर 5 और वो हिस्ट्री का होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इस मॉडल पेपर में आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। साथ में दोनों चीज़ों को देखते जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है और उसमें कितना लिखना है। वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन से क्वेश्चन में घास काटा जाएगा और कौन से क्वेश्चन में टू द पॉइंट लिखा जाएगा, ये दोनों बातें भी हम साथ के साथ जिक्र कर लेंगे। तो आइए लेट स्टार्ट। पहले हम देखेंगे एमसीक्यू जो जो कि हमारे सामने है, साथ के साथ सोल्व करते जाइए आप, ठीक है। और पहला ही सवाल है, प्रभावती गुप्त या किसकी पुत्री थी, ठीक है। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, ठीक है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। आपको साथ में ये याद रखना है इसका विवाह किस वंश में हुआ था, ठीक है। आपको साथ में ये रिकॉल करना है। इज इट क्लियर। चंद्रगुप्त गुप्त से संबंधित याद आ रहा होगा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख याद आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे, कौन आए थे? फासियान आए थे, ये थोड़ा याद रखेंगे। क्लियर हो गया। मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी? इंडिका थी, ये भी थोड़ा याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, मेगास्थनीज आए थे, मैंने थोड़ा करेक्ट रॉन्ग कर दिया, थोड़ा देखेंगे। मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? ठीक है, निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ था। इसको रटना पड़ेगा ऐसे कैसे, किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? निषाद वर्ग से। महाभारत की मूल भाषा क्या है, या महाभारत की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ये तो सभी को याद है, ठीक है। महाभारत की मूल भाषा कौन सी थी? किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, सारनाथ किससे जुड़ा हुआ है? बोध गया किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ, प्रसिद्ध यात्री जो बेस्टिस्ट टेनियर कहाँ के निवासी थी? कहाँ के निवासी थे, ठीक है। फ्रांस के निवासी थे, ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट, इबन बतूता का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। इबन बतूता का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ये अब याद रखिए, तेंजियर नगर में हुआ था। कबीरदास जी किसके शिष्य थे? कबीरदास जी किसके शिष्य थे? सॉरी, रामानंद के थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट, हम्पी के भाग्यावशेष किस पुराविद के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? हम्पी के, तो आपके सामने एक ही है हम्पी का, तो ठीक है, कॉनिल मैकेंजी, थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में हुई थी। किस में हुई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या पूछ रहा है? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपकी एक मिनट का समय ले लो और बताइए, ठीक है। बहादुर शाह जफर। अफ्रीका और स्पेन में निम्न में से कौन सी फसलें पहुंची थी? अफ्रीका और स्पेन में निम्न में से कौन सी फसलें पहुंची थी? मक्का पहुंची थी, ठीक है। बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी थी? इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू करी थी, ये याद रखेंगे। भू राजस्व व्यवस्था थी 3, इस्तमरारी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और मालवाड़ी, याद आ रहा होगा आपको। अंग्रेजों के वितरणों में रैयत शब्द किसके लिए यूज हुआ था? किसानों के लिए यूज हुआ है। किसके लिए शब्द हुआ है? किसानों के लिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसी से जुड़ी हुई थी, जिसमें भू राजस्व डायरेक्ट किसानों को, सरकार को देना पड़ता था। जमींदार कुंवर सिंह किससे संबंधित है? जमींदार कुंवर सिंह किससे संबंधित है? आरा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? इनफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? हेनरी हॉर्डिंग। किसने? हेनरी हॉर्डिंग, ठीक है। नमक यात्रा दांडी मार्च गांधी जी ने कब निकाली थी? ठीक है, मार्च 1930 में, ठीक है, 12 मार्च 1930 में, याद आ रहा होगा आपको। पूरा नहीं लिखा हुआ है आपको, तो मार्च 1930 याद रखना है, ठीक है। आई होप कि 18 के 18 आपके सही होंगे और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि चीज़ें याद हो रही होंगी।
देखो सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए वीडियो को चला के देखिए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही ना तो एक बार रीबैक कर लीजिए, पीछे चले जाओ वीडियो में, आपको चीज़ें सारी सारी याद हो जाएगी। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपके 18 के 18 सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। और सिंधु सभ्यता में भाट सम्मानित नामक पत्थर से बनाए जाते थे, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे ये, और ये PYQ भी ऑलरेडी पूछा हुआ है बोर्ड ने। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट। 6ठी शताब्दी ईसा ईसा पूर्व से अधिकतर राजवंश खालिस्तान प्रणाली का अनुसरण करते थे। किसका? पृथ्वंशिकता चलती थी। ठीक है, किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? पृथ्वंशिकता का। ठीक है, नेक्स्ट दासों का सामान्यतः खालिस्तान श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, घरेलू श्रम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था दासों को, घर के कार्यों के लिए। नेक्स्ट विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय द्वारा, ठीक है, अमुक्त मलयाद नामक कृति किस भाषा में लिखी गई है? ये तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है, और ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछ सकता है कृष्णदेव राय की कृति का नाम क्या है? ठीक है, अमुक्त मलयाद किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। लाठियाल, क्या बोला गया है? लठियाल। ठीक है, जिसके पास लाठी हो, लठियाल। नेक्स्ट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता है रेजिडेंट। क्या कहा जाता है? रेजिडेंट। याद हो गया? आई होप की इच्छा आपके सही होंगी। पहले में है चट, दूसरे में है पृथ्वंशिकता, तीसरे में है घरेलू, और चौथे में है तेलुगु भाषा। ठीक है, पांचवें में लटियाल, और छठे में आंसर था रेजिडेंट। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है इनका। ठीक है, नेक्स्ट अति लघु आत्मक प्रश्न में एक एक नंबर के हैं, और आपको लिमिट रखना है 10 से 15 शब्द में लिखने की, या 1 से 10 शब्द में लिखने की। ठीक है, पहला सवाल है भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब? पहला तो ये बताना है, फिर बताना है किस राजवंश किस वंश के राजाओं ने जारी किए। ठीक है, पहला तो हमें बताना है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्वी, पहला एक का आंसर ही हो गया। फिर बताना है किस राजवंश ने, तो कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है, ये हो गया, कुषाण राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे। पहले का आंसर इतना ही करना है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट कुल और जाति में अंतर। याद कीजिए, हमने संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का मतलब किससे जुड़ा हुआ है? किस ग्रंथों में? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? परिवार से। ठीक है, कुल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? परिवार से। ठीक है, और जाति शब्द किसका उपयोग किया है भाई? बड़े बड़े समूह जब एक साथ रहते थे ना, उस पूरे समूह को क्या नाम दिया गया? जाति। क्लियर हो गया? परिवारों के बड़े बड़े समूह एक साथ रहते थे, उस पूरे समूह को नाम दिया गया जाति। ठीक है, और संस्कृत के ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है परिवार के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है स्तूप क्या है? ठीक है, स्तूप क्या है? तो हम देख लेंगे, हमने स्तूप किसके संबंधित पढ़ा था? हमने बुद्ध से संबंधित पढ़ा था स्तूप। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बुद्ध से जुड़े हुए पवित्र स्थल। क्लियर हो गया? जहां पर उनकी अस्थियों को रखा गया। इसमें बुद्ध के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को गाड़ा गया था। ठीक है, बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को यहां पर क्या किया गया था? गाड़ा गया था, रखा गया था। सिंपल बात आपकी लैंग्वेज में। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक लाइन में लिखना था। नेक्स्ट किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? ठीक है, फरीद की है। किसकी है? फरीद की। थोड़ा याद रखेंगे एक नंबर में, और इंपॉर्टेंट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले किन सिक्कों का प्रयोग हुआ था? ठीक है, तो उस टाइम तो चांदी प्लस तांबे के सिक्कों का प्रयोग हुआ था। चांदी प्लस तांबे के आहत सिक्कों का, ये याद रखेंगे। किस सिक्कों का? आहत सिक्कों का। तांबे व चांदी से बने आहत सिक्कों का, ये याद रखेंगे। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो आहत सिक्के, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि चांदी और तांबे के बने आहत सिक्कों का। ठीक है, नेक्स्ट इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। बस सीधा लिखो आप, मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट राजा के भवन
के दो प्रभावशाली मंचों के नाम लिखिए। पहली बात तो सभा मंडप, ठीक है, पहला कौन सा है, सभा मंडप। दूसरा कौन सा है, महानवमी डिब्बा, याद आ रहा होगा, महानवमी डिब्बा। क्लियर हो गया। महानवमी डिब्बा तो सांस्कृतिक स्थल था जिसमें राजा अपने शौर्य को दिखाया करते थे, अपनी वीर गाथाओं को वहां से बताया जाता था। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के स्रोत भारत में कितने प्रकार की किसानों का उल्लेख करते हैं। 17वीं शताब्दी के स्रोत दो ही प्रकार के स्रोत है, एक तो था खुद काश्त किसान, दूसरे थे पाई काश्त किसान। याद आ रहा होगा आपको, एक तो खुद की जमीन पर खेती करते थे, एक दूसरे गांव में जाकर जमीन पर खेती किया करते थे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। सिंपल बात आपकी लैंग्वेज में करूं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन, ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन के संचालन हेतु, ठीक है, नियम व कानूनों का निर्माण, ध्यान रखेंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए थे। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, चिनहौट की लड़ाई में किसकी हार हुई, चिनहौट की लड़ाई किसकी हार हुई, उसमें आपको याद आ रहा होगा अंग्रेज सेनापति हेनरी लॉरेंस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, हेनरी लॉरेंस, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये तो सबको याद है, मार्च 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा कब दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसमें कई किताबों में आंसर गलत दे रखा है तो आई विल चेक इट। हाँ सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, जो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और आपकी डेस्टरक में कई जगह गलत लिखा हुआ है, वहाँ पर 26 जनवरी लिख रखा है, ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन, तो ये करेक्शन एरर है, उसको कर लेना। राइट आंसर होगा 26 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब लघु सवाल देख लेते हैं 2-2 नंबर के। और लघु सवाल देखते हैं, मोहनजोदाड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र था। ये नोट्स की लाइन ऐसे कैसे उठाकर डाल दिया और उसके बारे में 2 नंबर में पूछ रहा है आपसे। सुनियोजित शहरी केंद्र था, आप याद करो, उसमें 2 नगरों को बसाया गया था, एक तो था दुर्ग, ठीक है, एक था निचला शहर। कौन सा था, निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर, निचला शहर था आपकी पश्चिम, सॉरी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दुर्ग था, ठीक है, ये ऊंचाई पे बनाए गए थे यानी ऊंचे चबूतरे पर बनाया हुआ था, ठीक है। ये दुर्ग की तुलना में निचला शहर थोड़ा नीचे बनाया हुआ था, दोनों को चारों तरफ दीवारें हुआ करती थी, ठीक है। दुर्ग निचला शहर की अपेक्षा को थोड़ा बड़ा बना होता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये ऑलरेडी नोट्स की लाइन उठाइए, आपको अंतर बताना है दुर्ग और निचला शहर में, और बेसिक अंतर है, 4 लाइन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, सुदर्शन झील प्राचीन भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत थी। किसके बारे में पूछ रहा है, सुदर्शन झील के बारे में। उस कथन के परिप्रेक्ष्य में इसके निर्माण और उपयोगिता का मतलब यूज, ठीक है, और निर्माण किसने, सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था, पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे उसका नाम था पुष्यगुप्त, उसने करवाया था इसका निर्माण। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है यूज, उपदेयता का मतलब है यूज, इसका उपयोग। तो सिंपल बात कहूँ, इसका उपयोग जो किया जाता है, इस झील का उपयोग जो किया जाता था, पहला था सिंचाई में, ठीक है, दूसरा था जल संरक्षण के रूप में, ठीक है, जल संरक्षण के रूप में, तीसरा था कृषि सिंचाई के रूप में, ठीक है, और जलापूर्ति के रूप में। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो ये प्राचीन
प्राचीन जल संरक्षण का एक जीता जागता एग्जाम्पल था। क्लियर हो गया? इतना ही लिखना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सामने जो कि ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था की देवी व्यवस्था क्यों बताया गया था। वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था क्यों बताया गया। अब मेरी बात सुनो, दो कारण लिखने हैं। पहला, मुझे पहला क्या बोलना है कि जो ब्राह्मणों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था बनाने के जो पीछे कारण था ना, वो पहला था कि जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, अर्थात देवों के देवीय व्यवस्था है, इनके द्वारा बनाई गई है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया भाई? ब्राह्मणों को ईश्वर ने भेजा है कि वर्ण व्यवस्था बनाओ, ठीक है। देवी व्यवस्था का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि ईश्वर के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को बनाया है, ठीक है। तो ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देना क्या होता है? कठिन, ठीक है। ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देना क्या होता है? कठिन, पहला। दूसरा भाई, जो परंपरागत रूप से जो चली आ रही व्यवस्था होती है ना, उसको हम कुशल मानते हैं, मतलब सही मानते हैं भाई, प्राचीन काल से चली आ रही है, उसको हम दक्ष मानते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल बात, उसको सही मानते हैं, उस कार्य को हम क्या मानते हैं? सही मानते हैं। ये दो रीजन थे। नेक्स्ट, बौद्ध संघ पर एक लघु टिप्पणी करवा रहे हैं। बौद्ध संघ पर क्या करवा रहे हैं? लघु संघ, ठीक है। संघ क्या था तो आपको याद रखना है, बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? अपने शिष्यों के लिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए बनवाया था, ठीक है। तो सिंपल बात बोलो तो संघ बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं की संस्था या संघ था। क्लियर हो गया? जो धम्म के शिक्षक थे। किसके शिक्षक थे? धम्म के शिक्षक थे। यहां तक क्लियर हो गया? संघ में रहने वाले भिक्षु हमेशा एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। कैसा जीवन व्यतीत करते थे? साधारण जीवन। यहां तक क्लियर हो गया? संघ में शुरुआत में पुरुष ही शामिल होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आनंद के कहने पर, ठीक है, उन्होंने महिलाओं को भी शामिल करना शुरू किया। और जो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है, जो बुद्ध की सौतेली माता थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसका मतलब है संघ में, बौद्ध संघ में स्त्रियों के साथ साथ आपके पुरुषों को भी शामिल किया जाता था। इस दूसरी बात, स्त्रियों को भी धम्म के उपदेश देने का हक था, ठीक है। क्लियर हो गया? दोनों को समान अधिकार दिया गया था, समान दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये किसकी किताब है? बर्नेर की। भारत में देखा जाता है कि उनकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता है। सिंपल बात की आपकी लैंग्वेज में बोलूं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ने, बर्नेई ने भारत की तुलना यूरोपीय देशों से करी है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में यहां तक क्लियर हो गया? बर्नेई ने भारत में जो देखा ना उसका वही वर्णन कर दिया, ऐसा कि ऐसा। और अपने वर्णन में जो वर्णन किया, अपने वर्णन में उसने यूरोप को सर्वश्रेष्ठ बताया, यूरोप को सर्वोच्च बताया। क्लियर हो गया? यहां तक सर्वश्रेष्ठ बताई। क्लियर हो गया? और बताया क्या कि यूरोपीय की स्थिति के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। क्या बताया? भारत की स्थिति को कैसी बताया उसने? दयनीय। किसके मुकाबले? यूरोप के मुकाबले, ठीक है। और यही कारण था कि लगभग प्रत्येक, जो बर्ने ने अपनी किताब के प्रत्येक 10 स्टांट में जो लिखा था ना, उसकी भारत की स्थिति को यूरोप की विकास की तुलना में दयनीय बताया था। क्लियर हो गया? और ये आकलन पूरी तरह सही नहीं था, ध्यान रखना। पहली बात तो ये एक अनुमान के आधार पर आकलन था। क्लियर हो गया? जैसे ही बर्ने की किताब फ्रांस में गई तो बर्ने को बहुत ज़्यादा फेमनेस मिली थी, बहुत ज़्यादा, इस वजह से क्योंकि उसने भारत को तो दयनीय बता दिया, यूरोप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बता दिया, उच्चतम बताया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, लोटस महल। लोटस महल के बारे में टिप्पणी करवा रहा है। 4 बातें पता होना चाहिए लोटस महल। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ठीक है, ये इसको कमल महल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर? विजयनगर। कहाँ पर? विजयनगर के राजकीय केंद्रों के
राजकीय केंद्रों के सबसे 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 सुंदर सबसे सुंदर भवनों में से एक, सबसे सुंदर भवनों में से क्या था, एक था। कहाँ पे? विजयनगर राजकीय केंद्रों के सबसे सुंदर भवनों में से लोटस या कमल महल एक था। क्लियर हो गया? यहाँ पर 19वीं शताब्दी में आए अंग्रेज यात्रियों को, ठीक है, इस भवनों में अंग्रेज यात्रियों को रुकने के लिए व्यवस्था की जाती थी। अंग्रेज यात्रियों के ने दिया था यह नाम, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर जो अंग्रेज लोग आते थे उनका अधिकतर जमाव यहीं रहता था, ठीक है, यहाँ विश्राम वगैरह करने के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। और तीसरी लैंग्वेज में याद रखेंगे, ये एक परिषदीय भवन था। कैसा भवन था? परिषदीय भवन, काउंसलिंग हॉल था ये, ठीक है, जहाँ पर राजा, काउंसलिंग हॉल था जहाँ पर राजा, ठीक है, परामर्शदाताओं से, ठीक है, जो एडवाइस, जो उनसे परामर्श लेने आते थे, ठीक है, परामर्शदाताओं से परामर्शदाताओं से भेंट करता था। क्लियर हो गया? ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली और लास्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए ये भी। नेक्स्ट, भाड़ा पत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहा है? भाड़ा पत्र क्या है? तो भाड़ा पत्र आपको याद हो रहा होगा थोड़ा सा, भाई कर्ज चुकाने के रूप में हमें कुछ लिखित रूप में देना पड़ता था। अगर हम कर्ज समय पर नहीं चुकाए ना, तो वो एक दूसरी लैंग्वेज में इसका नाम ले सकता हूं मैं, किरायानामा। इसका दूसरा नाम क्या है? किरायानामा। इसमें क्या होता था, किसान को ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर, ठीक है, इस किरायानामे पर आपको लिखना आपकी जमीन, ठीक है, आपकी गाड़ियाँ, ठीक है, आपके पशुधन, ठीक है, आदि संपत्ति, आदि संपत्ति या कृषि को भी मान सकते हैं, भूमि को भी, ठीक है, आदि संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था? जब्त। अगर किसान ऋण लेने जाता था और किसान को किस पर साइन करना पड़ता था? किरायानामा या भाड़ा पत्र पर साइन करना पड़ता था। अगर समय पर आप जमीन नहीं चुकाओगे तो आपकी जो जो लिखा है ना आपकी, वो सारी संपत्ति उस आदमी की हो जाएगी और आप इसके हकदार नहीं होंगे फिर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 1857 की क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया, मतलब बढ़ावा दिया? ठीक है, 1857 की क्रांति ने, सिंपल बात है, आपको भी पता है कि 1857 की क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम की एक नींव रखी थी, ठीक है, आंदोलनों की। तो उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलनों ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ली थी और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करा था। इस विद्रोह के आसपास राष्ट्रवादी कल्पना एक दृश्य जगत बन चुका था, यानी कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था सभी के लिए। और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी याद किया जाता है। किसे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये थोड़ा याद रखेंगे, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है या याद किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्लियर हो गया? जिसमें प्रत्येक वर्ग ने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध, अर्थात ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मिलजुल कर क्या किया था? संघर्ष। सबने, तो मैं यहां कर सकता हूं कि सभी वर्गों ने मिलजुल कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। इसलिए ये भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरणा स्रोत बना, उसको बढ़ावा देने का काम किया। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते की 2 शर्तों को बताइए। 10-12 शर्तें थी, 2 शर्तें पूछ रहा है। पहला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे। किसने बोला? गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? ठीक है, ब्रिटिश सरकार बंदी बनाए गए सत्याग्रहियों को मुक्त कर देगी, मतलब जिनको भी गिरफ्तार किया गया उन सत्याग्रहियों को क्या कर दिया जाएगा? मुक्त कर देगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर क्या सुझाव दिए थे? आपको याद आ रहा होगा क्या सुझाव दिए थे। ठीक है, भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर क्या, जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा संविधान सभा में, तब भाषा समिति ने क्या सुझाव दिए? ठीक है, तो सिंपल भाषा में सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। क्या बोल रहा है? देवनागरी लिपि में लिखी
लेकिन हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। पहला सुझाव दिया, राजकीय भाषा होगी। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी राजकीय भाषा होगी, सुझाव दे रहे हैं, परंतु इस फॉर्मूले को घोषित नहीं किया गया, मतलब इस बात को घोषित नहीं किया अर्थात लागू नहीं किया। क्लियर हो गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे प्रयास हुए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के क्या हुआ, प्रयास जारी रहे। ठीक है। और शुरुआत में बोला गया कि आज़ादी के शुरुआत के 15 वर्षों तक, ठीक है, जो भी राजकीय कार्य होंगे ना, जो भी राजकीय कार्य होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे, अंग्रेजी में होंगे, इंग्लिश में होंगे। और ये सिस्टम आज तक चला रहा है, चाहे अपने कोर्ट हो चाहे और कुछ हो, सारे डॉक्यूमेंट्स कागज कार्रवाई ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, भले ही हम हिंदी बोलते हो। चलो, ये हो गए सारे सवाल हमारे इंपॉर्टेंट थे सारे, आज के सवाल सारे। और आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम देखते हैं प्रारंभिक मंदिरों की विशेषताएं, यानी कि शुरुआत में मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। 3 नंबर का है, कम से कम आपको 3-4 विशेषता पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं शुरुआत के मंदिरों की। अगर हम फीचर्स देखें कि विशेषता देखें, तो पहली विशेषता तो हमें दिखाई देती है कि मंदिर को एक ऊंचे ढांचे पर बनाया गया था। जो मंदिर का गर्भगृह है, मंदिर का जो बीच वाला हिस्सा था, ठीक है, मंदिर जहाँ पर मूर्ति रखी, जो गर्भगृह है, ठीक है, एक ऊंचा ढांचा बनाया गया था। ठीक है, ऊंचा ढांचे पर बनाया गया था और उसके ऊपर एक सिक्कर लगाया जाता था। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी बात, पहली विशेषता हो गई कि गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे सिक्कर कहा गया था। ठीक है, दूसरा, मंदिर के दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए, बनाए गए, भित्ति चित्र बनाए गए। क्लियर हो गया, मंदिर की दीवारों पर। तीसरी बात करें तो मंदिरों में एक विशाल, माने कि एक बड़ा सभा स्थल होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, मंदिर की चारों तरफ ऊंची दीवारें हुआ करती थी, मंदिर की चारों तरफ ऊंची दीवारें हुआ करती थी। क्या यहाँ तक याद हो गया। दूसरी बात, कुछ पहाड़ियों को काटकर गुफा मंदिर बनाए गए थे, कुछ पहाड़ियों को काटकर गुफा मंदिर बनाए गए थे। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। क्लियर हो गया। तो कम से कम आपको 4-5 विशेषता लिखनी है। ठीक है, क्या मैं यहाँ तक समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, और वो ये है, वैष्णववाद में अनेक अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई है। मतलब ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इसके बारे में पूछ रहा है, व्याख्या कीजिए। तो मैं इसको पैराग्राफ, आपको जब जब ऐसी लाइन आती है और व्याख्या करवा रहा है तब आपको ज़्यादातर पैराग्राफ में लिखना है। यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैष्णववाद से पहले भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो बात होता है, वैष्णववाद में भगवान विष्णु की मूर्ति के रूप में पूजा होती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है सिद्धांत। वैष्णववाद में कई अवतारों मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, जैसे विष्णु के कई अवतार हैं। ठीक है, ये अवतार अनेक अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं। बात करें तो ये इनके अवतारों में इनमें जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उनको आभूषण पहनाए दिखाया गया है। ठीक है, बैठे हुए दिखाया गया है, सिरो वस्त्र के रूप में दिखाया गया है, अपने हाथ में हथियार लेते हुए दिखाया गया है, आदि शैली में बैठे हुए दिखाया गया है। क्लियर हो गया। जो अवतार हैं वैष्णववाद में, जो भगवानों के अवतार हैं, उन अवतारों की अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, और बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं कि ये भगवान ऐसा था, उनके बारे में ऐसा सुनते आ रहे हैं, ये कहानियाँ प्रचलित है। ठीक है, पुजारी हो चाहे व्यापारी हो या सामान्य हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी जाते हैं तो वो विश्वास के साथ इन अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे, सुनाते थे उनके बारे में। ठीक है, क्या यहाँ तक हो गया। ठीक, यही है इसका आंसर, मैंने पैराग्राफ में वे में समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है, आपकी राय में मुगल बादशाह औरंगजेब ने विस्तृत सर्वेक्षण पर क्यों जोर दिया था। मतलब संरक्षण कराने पर क्यों जोर दिया था, तो हमें ध्यान देना है क्यों जोर दिया था। क्योंकि वो एक कुशल प्रशासक था। क्या था, कुशल प्रशासक था। पहली बात ध्यान रखेंगे, कैसा प्रशासक था, कुशल, बढ़िया प्रशासक था, जो कि वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी रखता था।
किसके मामलों की? वित्तीय मामलों की। वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी रखता था वो। कौन? औरंगजेब। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? मुगल काल में प्रत्येक प्रांत में जो खेती जमीनें जुती हुई थी या जोतने योग्य थी, उनकी नपाई होती थी। मुगल काल में जो खेती जमीनें जो जोतने योग्य या जिनकी जुताई होती थी ना, उनकी जो जुताई होती थी वो दोनों की नपाई की जाती थी उन जमीनों की। क्लियर हो गया? औरंगजेब चाहता था कि मतलब राज्य अधिक से अधिक राजस्व वसूल करे इन जमीनों से। क्लियर हो गया? लेकिन परंतु किसानों के कल्याण को भी ध्यान में रखा गया था इसमें। ऐसा नहीं कि भाई किसानों का खून चूसा जा रहा है, राजस्व पे राजस्व लिया जा रहा है, उनमें किसानों के कल्याण को भी ध्यान में रखा गया। ठीक है, एक और तो सरकार की वित्तीय हितों को ध्यान में रखा गया था। ठीक है, दूसरी ओर किसानों की भलाई को भी ध्यान में रखा गया था। ठीक है, और इसलिए ही हर गाँव हो चाहे हर किसान हो, खेती की वर्तमान स्थिति का पता लगाने का आदेश दिया किसने? औरंगजेब ने। इसलिए औरंगजेब पूरी संपूर्ण जमीन का विस्तृत सर्वेक्षण पर क्या दे रहा था? जोर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा जैसे मैंने आपको समझाया। इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्या आप मुगलों की भू राजस्व प्रणाली को एक लचीली व्यवस्था मानोगे? ठीक है, क्या आप मुगलों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको एक नॉर्मल व्यवस्था मानोगे? कारण बताना है आपको। ठीक है, तो कारण बताना है कि, ठीक है, पहली बात मानेंगे कि आधार क्या है? तो पहली बात तो किसानों से भूमि कर नगद या अनाज के रूप में वसूला जाता था। किसानों से जो राजस्व वसूला जाता था या तो अनाज दो, ठीक है, या नगद दो, इन दोनों के रूप में वसूला जाता था राजस्व। पहला कारण। दूसरा कारण था कि जो साम्राज्य की भूमि की जो पैमाइश करवाई गई थी या भूमि के आंकड़ों को संकलित किया गया था। ठीक है, पहला। दूसरा कारण है भूमि के आंकड़ों का संकलन, भाई किसके पास कितनी जमीन है, संकलित किया गया था। दूसरा कारण ये लिखेंगे। तीसरा कारण आप लिखेंगे कि राजस्व जो इकट्ठा करने वाले अधिकारी थे उनको आदेश दिया कि राजस्व वसूली पर बल का प्रयोग करें। भाई जो राजस्व नहीं देना, जो राजस्व वसूली कर रहे हैं ना, और जो राजस्व वसूली नहीं कर रहे ना, उनके साथ बल का प्रयोग करो आप। ठीक है, ताकि राजस्व वसूली में तेजी हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि अगर किसानों की जमीन, किसानों की फसल अकाल की वजह से खराब हो गई या ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई उसकी वजह से खराब हो गई, इस वजह से कोई भी मतलब खराब हो जाता है, फसल नुकसान हो जाता है, तो भू राजस्व माफ किया जाएगा। भू राजस्व क्या कर दिया जाता था? माफ कर दिया जाता था। क्या मेरी चार बात समझ में आ गई आपको? आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। इस वजह से मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था को एक लचीली व्यवस्था कहा जा सकता था। क्यों? किसानों के पास दो ऑप्शन थे, या तो अनाज के रूप में राजस्व दे दो या नगद के रूप में राजस्व दे दो। दूसरा, भूमि के आंकड़ों को संकलन था, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन हो सकती है, इन सभी का डेटा हुआ करता था। दूसरा, राजस्व वसूली करने पर मुगलों ने बहुत जोर दिया और जो राजस्व नहीं देते थे वो बल का प्रयोग भी करते थे। तीसरा, भू अगर अकाल की वजह से अति ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब हो जाती थी तो उनका भू राजस्व भी माफ कर दिया जाता था। इस वजह से क्या आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? किसान पहली बात तो महात्मा गांधी को अपने जन उदारक नेता मानते थे, अपना हितैषी मानते थे। क्या मानते थे? सच्चा हितैषी मानते थे किसान। किसको? महात्मा गांधी को। पहला, ठीक है, किसानों की मान्यता थी, किसान ऐसा मानते थे कि महात्मा गांधी भी अपने सुख दुख को समझने वाला आदमी है, अपने सुख दुख में हाँ खड़ा रहता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा, हम बात करें तो किसान महात्मा गांधी को एक उद्धारक के रूप में मानते थे, सत्ता हितैषी मानते थे। पहली बात तो सच्चा हितैषी, सॉरी। दूसरा, उद्धारक के रूप में मानते। मैं पॉइंट बना रहा हूँ आपके सामने, आप पॉइंटों को ध्यान रखिए, ऐसे पॉइंट बना सकते हो आप। ठीक है, तीसरा हम बात करें तो महात्मा गांधी एक ऐसे चमत्कारी व्यक्ति थे जो कि किसानों को ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी एक ऐसा चमत्कारी व्यक्ति है जो कि उनको ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिला सकते थे, अर्थात औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिला सकते थे। और उस समय ऐसी अफवाहें प्रचलित थी, उड़ रही थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर गिर गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई। भाई गांधी जी की जो भी बुराई कर रहा था ना, उस टाइम ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि उनके घर तो गिर गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई, ऐसी अफवाहें उड़ रही थी। अर्थात गांधी जी को एक वो चमत्कारी, ठीक है, कैसा व्यक्ति मान रहे थे? चमत्कारी। ये 3 पॉइंट हो गए आपको। किसान गांधी जी को किस तरह देखते थे? एक सच्चा हितैषी के रूप में, अपने सुख दुख को समझने वाला। एक उद्धारक के रूप में, मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाला। ठीक है, एक चमत्कारी के रूप में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है।
चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों माना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया गांधी? तो पहली बात तो हम ध्यान रखेंगे कि आधुनिक युग में मत्स्य इन्होंने आदिम आदमी को अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। ठीक है, और जिससे क्या बढ़ेगी? जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। और उन्होंने मशीनों की आलोचना की थी। किसने? उन्होंने, गांधी जी ने मशीनों की आलोचना करी और इसकी जगह चरखे को अपना एक हिस्सा बनाने के लिए का अंग बनाने के रूप में देखा था, प्रतीक के रूप में देखा था। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात हम देखें कि गांधी जी के अनुसार भारत एक गरीब देश है। क्या है? गरीब देश है। और चरखे के द्वारा लोगों को आमदनी प्राप्त होती थी और स्वावलंबी बनेंगे लोग, अपने आत्मनिर्भर बनेंगे लोग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारी और गरीबी के बीच में खाई कम होगी। ठीक है। तीसरी बात कि उनके अनुसार मशीनों को काम करके जो श्रम की बचत हो रही थी उससे लोगों की मौत के मुंह में धकेला जा रहा था। मतलब बेरोजगारी की ओर बढ़ रही थी। अगर इंसान की जगह मशीनें काम करेगी तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, उन्हें बेरोजगारी के दलदल में फेंका जा रहा था, डायरेक्ट कहूँ तो मैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे। सॉरी, तो चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि क्या बात है कि चरखा धन के विकेंद्रीकरण में सहायक होगा। ठीक है, धन के विकेंद्रीकरण में सहायक होगा, ये याद रखेंगे। आई होप कि 4 पॉइंट मैंने आपको याद कराए, ये याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है कि विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह से परिभाषित करते हैं? मतलब अलग अलग ग्रुप या अलग अलग लोग अल्पसंख्यक शब्द को किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन देते हैं। तो पहला एक जो नाम आया है हमारे सामने वो है कि बी पोकर बहादुर। कौन है? बी पोकर बहादुर, जो कि कहाँ से थे? मद्रास। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? ठीक है, मुसलमान क्या थे? अल्पसंख्यक। इनके अनुसार मुसलमान क्या थे? अल्पसंख्यक। इनके किसके अनुसार? बी पोकर बहादुर के अनुसार। क्योंकि मुसलमानों की आवश्यकताओं को गैर मुसलमानों को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते थे। भाई मुसलमान थे, उनकी आवश्यकताओं को जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। तो इनके अलावा लोग अपना प्रतिनिधि चुनते थे ना, तो उसमें भी समुदाय को देखकर चुनते थे। भाई मुस्लिम लोग तो मुस्लिम समुदाय को पहले चुनेंगे वो हिंदू समुदाय की तुलना में। तो एक तो ये याद रखना है कि बी पोकर के अनुसार मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। मुस्लिम क्या थे? अल्पसंख्यक थे, क्योंकि मुसलमानों की आवश्यकताओं को गैर मुस्लिमान अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ दमित वर्ग मानते थे, कुछ दमित वर्ग, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कुछ लोग दमित वर्ग को अल्पसंख्यकों से अलग मानते थे। ये थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, उनसे क्या मानते थे? अलग मानते थे। ठीक है, तीसरी बात याद रखना है, जो कि एक राइटर है, ठीक है, NG रंगा, राइटर भी हैं ये। ठीक है, यही बोलते थे कि असली अल्पसंख्यक गरीब और दबले कुचले लोग हैं। ठीक है, अर्थात मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो अल्पसंख्यक लोगों को इनके नज़रिए में आदिवासी लोगों को अल्पसंख्यक कह सकते हैं अपन। क्लियर हो गया? तीसरी बात ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तीसरी बात बोल रहे हैं कि असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। क्या बोला इसने कि इन्होंने क्या बोला? सॉरी, असली अल्पसंख्यक कौन है? इस देश की जनता को बोला इन्होंने। इस देश की जनता है असली अल्पसंख्यक, जो कि दमित है, शोषण का शिकार है, जो कि उत्पीड़ित है, सॉरी, और जो कि जिनको कुचला गया है, वो है असली अल्पसंख्यक इनकी नज़रों में। क्या यहाँ तक 4 बातें क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो कि हमारे सामने सवाल है। सवाल नंबर है 17 का अथवा। संविधान निर्माण के पहले वर्ष उथले पुथले दौर से गुजर रहे थे। संविधान निर्माण के पहले के वर्ष उथले पुथले दौर से गुजर रहे थे। उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, संविधान से पहले के जितने भी वर्ष उथल पुथल के दौर के रहे हैं, तो उसकी उसको समझाना है हमें। और अच्छा सवाल है। वैसे इस चैप्टर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो अधिकतर 3 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हमें ध्यान देना है
कि ऐसे सवालों की पूछने की टेंडेंसी क्या होती है और किस तरीके से इनका आंसर करा जा सकता है। तो याद करो 15 अगस्त 1947, ठीक है, को हमें क्या मिली थी? आज़ादी। ठीक है, हमें क्या मिली थी? आज़ादी। और उस टाइम ही हमारे देश के ब्रिटिश भारत के कितने टुकड़े हुए? 2 टुकड़े हुए। ठीक है, एक पाक और एक भारत। ठीक है, और इसके साथ ही हमें समस्या को सामना करना पड़ा कि बहुत बड़ी संख्या में यानी कि असंख्या में लोगों का विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का क्या हुआ? विस्थापन हुआ। ठीक है, स्थानांतरण हुआ। इससे भारत को एक समस्या सामना करना पड़ा था, वो थी शरणार्थी की समस्या। किसकी समस्या? शरणार्थी की समस्या। अल्पसंख्यकों की और शरणार्थी की समस्या का सामना करना पड़ा था। दूसरी बात करें तो ये तो थे एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बात करें कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट की यादें भी अभी भी जीवित थी लोगों के मन, ठीक है, लोगों के दिमाग में अभी भी जिंदा थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये एक जन आंदोलन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? एक जन आंदोलन किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध था। और महात्मा गांधी ने इसमें करो मरो का नारा देकर, ठीक है, सभी को आह्वान किया था कि आप बढ़ चढ़ कर भाग लो, और करो मरो नारा के साथ इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, इसलिए यह एक जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, तीसरी बात, सुभाष चंद्र बोस द्वारा विदेशी सहायता भी ली गई थी। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जो कि बाहरी सहायता थी, बाहरी सहायता ली गई थी। ठीक है, बाहरी सहायता विदेशों से। और कौन थे वो लेने वाले? सुभाष चंद्र बोस। भाई साहब, इसने हिटलर को भी इम्प्रेस कर लिया था। ठीक है, वो कभी और दिन कहानी सुनेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो कि 16 अगस्त 1946 को हमारा एक ही पार्टी थी जो विरोधी थी, और वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने उस टाइम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। किसको? 16 अगस्त को। ये थोड़ा याद रखेंगे, 1 नंबर के। ठीक है, क्लियर हो गया? ये 4 बातें हैं जो जिनका आप जिक्र कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखते हैं निबंधात्मक। ठीक है, थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ एक बार। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की मूरों और मुद्रांकनों के बारे में आप क्या समझते हैं? हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। 2 सवाल इसमें, पहला तो इसके बारे में लिखना है, दूसरा इसके बारे में। ठीक है, तो कर लेते हैं सवाल को सोल्व। देखो, पहला तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो पहली बात तो हड़प्पा काल में ना मुहरों और मुद्राओं का प्रयोग ना लंबी दूरी के संपर्कों के सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरियों के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, यहां तक क्लियर हुआ? इसलिए इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब आकर हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, तो उसका रीजन क्या था? ठीक है, हम लिखते हैं हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। पहली बात वजह क्या नहीं है? अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको कि कौन सी लिपि कहा गया? रहस्यमय लिपि। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? दूसरी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, यह वर्णमालीय लिपि नहीं थी। कौन सी लिपि नहीं थी? वर्णमालीय लिपि नहीं थी। ठीक है, क्लियर हो गया? लगभग इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। ठीक है, तीसरी बात हम करें तो यह दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी, यानी कि ऐसे, इस तरफ से हम लिखते हैं अभी राइट, लेफ्ट टू राइट, और ये लिखी गई थी दाएं से बाईं ओर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गई मोटी मोटी बात। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में, इतना लिखना है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगृह की बनावट, इसके बारे में बनावट और इसका महत्व लिखना है आपको। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगृह और बनावट। तो शुरुआत में आप बता दो कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगृह कहाँ का है। तो आपके ये एक सुनियोजित शहरी के अंदर था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल था। उसमें 2 भागों में बांटा गया था, ऊंचा शहर, निचला शहर, यानी कि दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में हमें अनेक संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, और जिसमें से एक विशाल स्नानघर भी था। अब विशाल स्नानघर की बनावट की बात करें, संरचना की बात करें, तो आप लिखेंगे कि ये आंगन में बना हुआ था। कहाँ पर बना हुआ था? आंगन में। और कैसा? आयताकार। कैसा बना हुआ था? आयताकार। इसकी संरचना कैसी थी? आयताकार। मैंने बना दिया।
ठीक है। दूसरी बात करें, चारों ओर गलियारे होते थे, इसके चारों ओर गलियारे हुआ करते थे। चारों ओर क्या होते थे? गलियारे। क्लियर हो गया? चारों ओर क्या होते थे? गलियारे। जलाशय के तल तक जाने के लिए दक्षिणी यानी कि, ठीक है, उत्तर से सीढ़ियां बनी होती थी, उत्तर से भी सीढ़ियां बनी होती थी और दक्षिण से भी सीढ़ियां बनी होती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाव रखा जाता था, यहाँ पर मोटे मोटे जमाव रखा जाता था, किनारों पर ईंटों का मोटा मोटा जमाव, ईंटों का जमाव। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी बात करें तो जलाशय में पानी एक बड़े नाल से बहा करता था, यहाँ पर एक बड़ा नाल लगा होता था जिससे पानी बहा करता था, और उत्तर में नाली के दूसरी ओर एक अपेक्षा छोटी संरचना है, उत्तर में एक नाली हुआ करती थी गंदा पानी निकलने के लिए। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से हम देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो के स्नानघर का महत्व। ये तो इसकी संरचना बनावट देख लिए, हम इसका महत्व देख लेते हैं। तो हम महत्व से देखते ही जैसे ही विशाल स्नानघर दिमाग आएगा तो हम पढ़ेंगे, याद आना चाहिए, निकास प्रणाली व्यवस्था बहुत बढ़िया थी यहाँ की। कौन सी प्रणाली? जल निकास प्रणाली व्यवस्थित थी। क्या थी? व्यवस्थित। इसका महत्व, पहला महत्व याद रखना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक हो गया? ठीक है। और ये अनोखी संरचना थी। कैसी संरचना थी? एक अनोखी संरचना थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला है हमारे सामने जो कि है प्रारंभिक प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विवेचना कीजिए। विवेचना मतलब पूरा लिखना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, शुरुआत में तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, शुरुआत के टाइम पे थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बात होती है 6वीं से 9वीं शताब्दी। कब की बात हो रही है? 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, भक्ति आंदोलन शुरू होने की दो वजह थी। पहला, इसमें क्या हुआ, इसमें उस टाइम के कर्म कांडों का विरोध किया गया। 6वीं से 9वीं शताब्दी में कर्म कांड थे ना, कर्म कांडों का क्या किया गया? विरोध। ठीक है, और व्यक्ति किस पर बल देने लग गया? भक्ति, भक्ति और ईश्वर के प्रति, सॉरी, ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, ये दो चीजें निकलकर सामने आई उस टाइम। ठीक है, क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी? और इसी टाइम में मध्यकाल में ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ जो कि तमिलनाडु शुरू हुआ था। क्लियर हो गया? यहाँ तक इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक तो मैं बोल सकता हूँ अलवार, ठीक है, अलवार, और एक है नायनार। ठीक है, अलवार और नायनार। अलवार थे विष्णु भक्त, ठीक है, और नायनार थे शिव भक्त। यहाँ तक क्या क्लियर हो गया? ठीक है, अलवार लगभग कितने संत थे? 12 संत थे प्रमुख, और नायनार कितने थे? 63 संत थे प्रमुख। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अलवारों की रचना याद आ रही है आपको? नल ईरा दिव्य प्रबंधम। क्लियर हो गया? याद आ रही होगी? ये दोनों संतों में, इन दोनों संतों में प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना थी। क्लियर हो गया? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर होगी? ठीक है, तो इनके बारे में आराम से आपके नोट्स में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर 3 नंबर तक लगभग इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरीके से विस्तार से लिखना है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, सूफी मत के विकास की विवेचना कीजिए। सूफी मत के विकास की विवेचना कीजिए मतलब इसका उद्भव कैसे हुआ, मैं पॉइंट पॉइंट लिखूंगा आपके सामने। ठीक है, कि मध्यकालीन में एक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, यानी कि इस्लाम के आध्यात्मिक और रहस्यवाद को दर्शाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था, सूफी मत। ठीक है, तो आपको लिखना है उद्भव, कि सूफी मतों का उद्भव कौन सी मत था? 8वीं से 9वीं शताब्दी में इनका उद्भव हुआ था। ठीक है, और इस्लाम धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था इसमें, यानी कि कुरान और पैगंबर की शिक्षाओं पर आधारित था। किस पर आधारित था ये? कुरान व पैगंबर की शिक्षाओं पर आधारित था। ये लाइनें याद रखेंगे आप अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसको ज़्यादातर जो बढ़ावा मिला था वो 11वीं और 12वीं शताब्दी में मिला था जाके। ठीक है, पहला तो आप इसमें ये उद्भव में इतना सा लिख देंगे। दूसरा पॉइंट बनाएंगे आप इसके प्रमुख चरण। क्या बनाएंगे? प्रमुख चरण और इसका प्रसार। प्रमुख चरण में आप 3 चीज़ें लिखेंगे। पहला,
पहला लिख देंगे प्रारंभिक सूफी मत, सूफी संत, प्रारंभिक सूफी संत। प्रारंभिक सूफी संतों में लिख देंगे आप 12वीं शताब्दी में अजमेर में दरगाह, किसकी दरगाह थी? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसके बारे में लिख देंगे। दूसरा लिख देंगे सिलसिलों का विकास, किसका विकास? सिलसिलों का विकास, ठीक है। फिर इसमें आप 4 सिलसिले लिख देंगे जो आपको लिखवा रखा है, चिश्ती, सुहरावर्दी, ठीक है, कादरी, ईटीसी। क्लियर हो गया। और लास्ट में लिख देंगे इसकी लोकप्रियता, प्रसार में लोकप्रियता, फेमस क्यों होते? क्योंकि इन्होंने स्थानीय भाषा को प्रयोग किया गया था अपने विचारों को फैलाने के लिए, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है। तीसरी पॉइंट बनाने के भारत में प्रभाव, इनका भारत में प्रभाव, इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। प्रभाव देख देंगे कि समानता, मानवता आदि पर जोर दिया था इन्होंने, ठीक है, आदि। इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूफी मतों का विकास की विवेचना कीजिए इस साल के लिए, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो आप कहीं कहो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है सूफी मत की विकास, और वैसे भी इस चैप्टर से एक 5 नंबर का सवाल आएगा, तो आप पहले से तैयार रहिए। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो हमारे सामने है मथुरा, कालीबंगा, दिल्ली, अलीगढ़, अमृतसर, उज्जैनी, मद्रास और पोरबंदर। भर लेते हैं एक बार इनको, ठीक है। तो दिल्ली, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है, और यहीं पे आपके मथुरा, कालीबंगा, ठीक है। बिना देखे पढ़ने की कोशिश करो मेरे साथ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। और कौन से बचे? अमृतसर, उज्जैनी, मद्रास, ठीक है, और पोरबंदर। तो ये हो गया आपका अमृतसर, ठीक है, और मध्य प्रदेश उज्जैनी, ठीक है, पोरबंदर, और एक और बचा है मद्रास। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा है, ठीक है। आया हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो आप, ठीक है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला के देखो। आपको मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपको मैं जो मेन चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें अगर आपको याद है ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको 80 आउट ऑफ 80 रोक करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करो, बहुत कम समय बचा है आपकी एग्ज़ाम में। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।